ये है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़े दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में से सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और जमीन से निकालने का काम उरूज पे था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले। और फिर आया 1995 जब क्राउन प्रिंस हम्माद बिन खलीफा असानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हम्माद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसीलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को 161 डिग्री पे ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में ये तो एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत से कंट्रीज कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का। वरना वेनेजुएला और अंगोला का अंजाम हमारे सामने है। यही वो जगह है जहां कतर बाकी तमाम कंट्रीज पे बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतर इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हों, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज हों या फिर मल्टीनेशनल्स जैसे कि वॉक्सवैगन, बार्कलेज बैंक, शेल, टिफिनी एंड को या फिर रॉसनेट, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स वगैरह पे लगा चुका है। इवन के अभी फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास ही हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट्स का मकसद है ऑयल और गैस के ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। अब ये तो थी कतर की इकोनॉमिक साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नया अमीर खलीफा बिन हम्माद ये अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑन एयर किया था और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर का बाइकआउट किया था तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहली डिमांड रखी गई वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। कतर का बाइकआउट एक मुकम्मल फेलियर था और इसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बाइकआउट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से गो के सऊदी अरब और यूएई कतर से काफी नाराज हैं, मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बाइकआउट को सपोर्ट नहीं किया।
कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी गैस के लिए कतर से राबता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं कतर को इस चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है और रिसेंटली वहाँ पे लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल भी उठाए गए हैं, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आजादी है, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है।